अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। और आज की ये वीडियो प्रेमचंद का अफसाना कफन का तनकीदी जायज़ा है। इससे पहले हम लोगों ने प्रेमचंद के अफसाना निगारी और उसकी हालात ज़िंदगी पर हम लोगों ने बात कर ली है। आप लोगों ने भी शायद वीडियो देख लिए होंगे, अगर नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दी हुई है, आप लोग देख सकते हैं। प्रेमचंद के इससे पहले भी अफसाने जैसे अफसाने पोश की रात की वीडियो अपलोड है, और एक नावल है गौदान, उसकी भी वीडियो अपलोड है, वो भी आप देख सकते हैं ना, नीचे डिस्क्रिप्शन के जरिए लिंक के जरिए, या फिर चैनल में विजिट करने के बाद भी आप सर्च करने के बाद भी आपको मिल जाएंगे। तो प्रेमचंद के अफसाने कफन ये MUD 003 की किताब में है, जिसमें प्रेमचंद की अफसाना निगारी और उसकी अफसानों का तनकीदी जायज़ा। अफसानों का तनकीदी जायज़ा मतलब उसमें कफन मौजूद है, पोश की रात मौजूद है, बड़े घर की बेटी है, ईदगाह है, ये सारी अफसाने उसमें शामिल है। तो उससे पहले पोश की रात जो है वो मैं अपलोड कर चुकी हूँ। आज कफन के सिलसिले में, अफसाना कफन के सिलसिले में रीड करूँगी। तो अफसाना कफन प्रेमचंद के फ़न का वो नमूना है ना, वो नमूना है जो उनकी सभी तख्लीक़ात पर भारी है। प्रेमचंद ने बेशुमार अफसाने लिखे, आप लोग को भी पता है कि अफसाने प्रेमचंद ने कितने सारे अफसाने लिखे हैं, है ना। और हर उसका 2-3 अदावार था, और हर दौर में उसका जो लिखने का अंदाज़ है वो चेंज होता गया है। और हर अफसाने में अपने फ़न का जोहर दिखाने की कोशिश की है। लेकिन हम फ़नी तकाज़ों को जिस तरह उस अफ़साने में पूरा होते हुए देखते हैं, वैसे ही किसी और अफ़साने में नहीं देखते। कहानी कहने का सलीका, प्लॉट की तामीर व तश्कील की हुनरमंदी और किरदार को जिंदा जावेद बनाकर पेश करने की जो खूबी है, सब कुछ इस अफ़साने में मौजूद है ना। इस अफ़साने और कफ़न में मौजूद है। ये अफ़साने अपने इर्तिकाई सफ़र के अफ़सानवी से कट कर तकनीक का एक बिल्कुल नया तजुर्बा पेश करता है। इस अफ़साने में फ़ोटोग्राफ़ी की तकनीक बरती गई है। ये अफ़साना शोर की रूह की तकनीक का आला नमूना पेश करता है। फ़ोटोग्राफ़ी मतलब यह अफ़साना इस ढंग से लिखा गया, इस अंदाज़ से लिखा गया, अगर आप इसको पढ़ते हैं तो आपके आँखों के सामने वो सारी चीज़ें होते हुए महसूस या फिर देख सकते हैं। आप जब ये नावल पढ़िएगा तो आपको ऐसा लगेगा कि जो पढ़ रहे हो वो जैसे आपके सामने वो सारी चीज़ें हूबहू नज़र आएगी। कफन में दो आदमियों घेशु और माधो की कहानी पेश की गई है। घेशु माधो बाप और बेटा है ना, जो जात से चमार है, लेकिन दोनों ही इंतहाई कामचोर और आलसी है। 1 घंटे काम करते हैं तो 2 घंटे चिलम पीते हैं, इसलिए उन्हें कोई काम में नहीं रखता है। घर में मुट्ठी भर अनाज होता तो उनके लिए काम करने की कसम थी। जब वो फातू पर नौबत आती तो फिर कोई मजदूरी तलाश करते, या जंगल से लकड़ियां काट कर लाते और उन्हें बाजार में बेचते। घेसु 60 साल की उम्र का काहिल अलजो किरदार है, और जो उसका लड़का है माधो उसका नौजवान बेटा, जो मुफ्तखोरी और तंत परवरी के मामले में अपने बाप से किसी तरह कम नहीं था। मतलब बाप बेटा दोनों एक जैसा है, दोनों कामचोर है, दोनों आलसी है ना, काम में उन लोगों को दिन नहीं लगता। घेशु का जो बीवी है वो इंतकाल हो चुका है। माधो की उसकी लड़का की जो शादी वो पिछले साल हुई थी। उनकी बीवी का नाम जो है वो बुधिया है, जो कि अपने ससुर और शौहर के बरअक्स ज़फ़ाकश और मख्ती है, और मेहनत मजदूरी करके उन दोनों आलसियों का पेट भरती है। उसके आने से ये दोनों और भी ज़्यादा आलसी और काम परस्त हो गए हैं। कोई अगर उन्हें काम पर बुलाता भी तो ये बेनियाज़ी से
बेनियाजी से दोगई मजदूरी मतलब दो गुनी है ना, दो गुनी मजदूरी मांगते। कहानी के आगाज में माधव की बीवी को बच्चा होने वाला है और झोपड़ी के अंदर दर्द ज़ाह की तकलीफ से कराह रही है, और ये दोनों बेगैरत बुझे हुए उलाव के सामने चोरी के भुने हुए आलू को छिल छिल कर खा रहे हैं, है ना। मतलब स्टार्टिंग अगर आप शुरू करते हैं तो स्टार्टिंग में आपको दिखाएगा कि माधव की जो बीवी है वो दर्जा मतलब बच्चा होने की वक्त जो दर्द होती है उस दर्द और तकलीफ में अपने घर के अंदर रूम में तड़प रही है, लेकिन उसकी जो शोहर और उसकी जो ससुर है वो बाहर आग का अंदर कुछ आलू डाला हुआ है, उस आलू को दोनों एक एक करके निकाल के खा रहे हैं, और दोनों में से अंदर नहीं जा रही कि जाके देख ले कि उनकी हालात क्या है। ये एक है स्टार्टिंग आपको दिखाई मिलेगा। अब दोनों की जो तारीफ़ की गई है बाप बेटी की, वो तारीफ़ है कि वो दोनों जो है वो एक नंबर का आलसी कामचोर है। उसकी जो माँ है मतलब घेशु की जो बीवी है वो पहले ही मर चुकी है, क्योंकि मरना लाजमी है क्योंकि ये दोनों काम नहीं करते और भूखा कोई रह नहीं सकता, इसीलिए वो भी काम करती होगी जिस तरह माधव की बीवी करती है। माधव की बीवी एक मेहनतकश लड़की है जो अ, जंगल में जाके काम करती है और खाना पकाती है और उन दो आलसियों को भी खाना देती है। दोनों उस का दर्द महसूस करते हैं, लेकिन अंदर जाकर उसे देखने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि सबको पता होता है, सबको मालूम होता है कि वो दर्द कितनी खतरनाक और कितनी ही ज़्यादा होती है, लेकिन उन दोनों को उस आलू से लेना देना है, क्योंकि ना कि अंदेशा है अगर एक अंदर जाएगा तो दूसरा आलू का बड़ा हिस्सा साफ कर देगा, है ना। उस डर से घेशु का आलू खाते हुए उस वक्त ठाकर की बारात याद आती है जहाँ वो 20 साल पहले गया था, है ना। दोनों के अंदर एक तरह की डर होती है कि मैं अगर अंदर गया देखने के लिए अपनी बीवी को तो मेरा जो बाप है वो काफ़ी सारा आलू खा जाएगा, है ना। और ससुर जो है वो कह रहा है कि मैं कैसे जाऊँ, मैं उसका ससुर हूँ, वो जो दर्द में चिल्ला रही है, आवाज़ दे रही है, अगर मैं चला गया तो वो कर नहीं पाएगी शर्म के मारे, है ना। तो इसीलिए वो बेटा को कह रहा है कि तुम जाओ, लेकिन दोनों का एक ही ये है कि हम दोनों में से अगर कोई भी गया तो वो जो आलू जो पक रहा है उसमें कमी हो जाएगी। वो खाते हुए उन लोगों को क्या याद आती है, 20 साल पहले की एक खाने की दावत, और खूब शेर होकर जो दावत है उसमें क्या क्या चीज़ें खाई, है ना। वो चीज़ याद आती है। बुधिया की चीख व फुकार की आवाज़ उनके कानों से टकराती है, लेकिन उन पर कोई असर नहीं होता। वो आलू खाकर बेफिक्री से सो जाता है। सुबह जब उनकी आँख खुलती है तो बुधिया को मरा हुआ पाती है। बाप बेटा दोनों मानवीय आह बका और गम का इजहार करते हुए कफन के लिए चंदा इकट्ठा करने जमींदार के पास जाते हैं, है ना। कितनी ही नापरवाह है, कितने ही आपको अगर पढ़िएगा तो आपको लगेगा कि कितनी बेपरवाह है कि एक जो है दर्द से ये हो रही है और ये लोग हैं कि आलू खा के वहीं पर ही सो गए। दूसरा दिन सुबह जब होती है तो देखता है कि उसकी बीवी जो है वो मर गई है, और वो दिखाने के लिए उसका जो आंसू है जैसे लग रहा है कि वो सच में उसको गम नहीं हुआ है इस बात का कि उसकी बीवी मर गई। वो वैसे ही रो रहा है, और कफन जो है उसके पास कैसे पैसा होगा कफन के लिए, वो तो काम चोरी, वो तो काम ही नहीं करता है। तो कफन के लिए अब वो वहाँ गांव के जो जमींदार है उसके पास जाता है। जमींदार उनकी खसलत को मद्देनज़र रखकर ना चाहते हुए भी उन्हें 2 रुपए निकाल कर देता है। जमींदार को मालूम है कि ये दोनों आलसी, पर उसको विश्वास नहीं, लेकिन फिर क्या करे, जमींदार है गांव के, अगर वो नहीं देता तो फिर गांव के लोग बातें बनाएगा, इस वजह से उन्हें 2 रुपए दे देता है। जमींदार की देखा देखी गांव के दूसरे महाजन भी 2 आने 4 आने दे 4 आने देते हैं। इस तरह 1 घंटे के अंदर अंदर 5 रुपए मकूल रकम जमा हो जाती है।
दोपहर को घेसु और माधो बाजार से कफन लेने चले जाते हैं, है ना, कफन लेने के लिए चले जाते हैं वो 5 रुपए लेके। लेकिन दोनों कफन का कपड़ा खरीदने की बजाय उधर उधर घूमते रहते हैं और शाम होते ये दोनों अपने बेज़मीर और सफ़ा का सबूत देते हुए एक शराब खाने में पहुंच है ना, पहुंच जाते हैं। वहां जाकर दोनों शराब पीते हैं, पूरिया गोश्त कलजी और मछली खाते हैं, नशे में धुत होकर आला वसूल और कदरों पर गुफ्तगू करते हैं, खुशहाल लोगों पर तंज करते हैं, समाज का मजाक उड़ाते हैं, आखिरकार नशे में बदमश होकर वहीं बेहोश के आलम में ढेर हो जाते हैं, है ना। ये आपको स्टोरी मालूम हो गई होगी कि स्टोरी क्या है ना। तो वो लोग 5 रुपए लेते हैं, 5 रुपए जमा होता है, पहले ज़मींदार है जो 2 रुपए देता है और बाकी जो लोग हैं कुछ कुछ पैसा दे के पूरा टोटल जो है वो 5 रुपए होते हैं और उसको लेके वो दोनों कफन खरीदने के लिए जाते हैं। लेकिन कफन खरीदते नहीं हैं, इधर उधर घूमते हैं और लास्ट में एक शराब खाने में चल जाते हैं, जहाँ वो खाना खाते हैं और उसके बाद शराब में धुंध हो जाते हैं और लोगों पर तंज करते हैं, तंज वगैरह ये सारी चीज़ें करता है और लास्ट में वही धुंध होके पड़ जाते हैं, है ना। ये एक मुख्तसर सा स्टोरी है, खुलासा है। इस अफसाने में प्रेमचंद ने हकीकत की तर्जुमानी बड़े बेबाकी और ज़रात से की है और ये बताया है कि भूख और नादरी की इंतहा इंसान को हैवानात और सफाकत की सतह पर ले आती है और वो रिश्तों की अहमियत का एहसास भी भूल जाती है ना। अगर आप इस नज़र से देखते हैं तो हाँ सही है। अगर उनको खाना अगर उसको इस बात का एहसास होता, अगर उसके पेट में खाने होते तो वो शायद ये काम नहीं करते जो काम उसने किए हैं कफन के पैसे पर, है ना। उसके अंदर भी एक ऐसा साहस होता कि नहीं मेरी बीवी मर गई, मुझे कफन लेके जल्दी जाना है। लेकिन उसके अंदर भूख है, उसको उसके अंदर पैसा की लालच है, क्योंकि जब भी उसके पास पैसा डेली तो उसके पास पैसा नहीं आता, डेली उसके पास खाना भी नहीं आता है। उसको खाने के लिए भी चोरी करने होते हैं, खाने के लिए भी दूसरे दूसरे का खेत को देखने होता है, खेत से सब्जी वगैरह चुराते हैं, फल चुराते हैं, है ना। तो उसके पास जब 5 रुपए आ गए तो खैर वो इस बात ये तो नहीं सोचेंगे कि उस पैसे से मैं कफन खरीद लूँ। उसके अंदर वो एहसास ही नहीं है, वो एहसास होते तभी खरीदते, है ना। क्यों ना कि वो तो भूखा है तो उसको सबसे पहले वो खाना ही नजर आएगा। इस अफसाने को प्रेमचंद ने 3 हिस्सों में बयान किया है। पहले हिस्से में किरदार से मुतारिफ करवाया गया है ना, किरदार कौन सा किरदार कौन क्या है। इस हिस्से में कहीं मकालाती और कहीं बयानिया अंदाज इख्तियार किया गया है। इस तारीफ के साथ ही पूरी सूरत हाल और पस मंज़र हमारे सामने आता है। कहानी के तीनों मरकज़ी किरदार सिर्फ ये कि अपना पूरा तारुफ करवाते हैं, बल्कि अपने हरकत व सकानत का जवाब भी फराहम करते हैं। दूसरे हिस्से में माधो की बीवी की मौत से पैदा होने वाला मसला मतलब कफन नामुदार होता है। घेसू और माधो के ताशरात और कफन के वसूली के लिए तंक व दो अ, जिक्र भी किया है। यहाँ कहानी का मरकजी नुक्ता यानी बुधिया की मौत का मंजर पूरी कहानी पर एक अलमनाक साया बनकर छाया जाता है और तीसरे हिस्से में गुर्बत और अफलास के नतीजे में पैदा होने वाली बेहशी और बेज़मीर को बेनकाब किया है और इख्तिताम में रवाई हमें ऐसी मोड़ पर तन्हा छोड़ देता है जहाँ बेज़मीर का मुजाहरा करने वाले दो किरदारों का सामना करने के बाद हम ना सिर्फ उनसे नफ़रत महसूस करते हैं बल्कि समाज के खोखले रिश्तों और अखलाकियात से गिरी हरकत देखकर बेदिली और उदासी के शिकार होते हैं। किरदार की बेहसी और बेज़मीरी को प्रेमचंद ने भरपूर अंदाज में वज़ा किया है ना। लास्ट कहानी आपको ऐसे मोड़ पे आके ख़त्म कर देती कि कफन जो है जो बुधिया है वो इतनी मेहनत कसे इतनी अच्छी है, लेकिन उसके लिए भी एक कफन के लिए वो पूरी दिन पड़ी हुई है। कफन आएगा तब उसमें कफन पहनाया जाएगा, तब उसका अ, आखिरी रस्म होगी, है ना। लेकिन उस कफन के पैसे से उनके शोहर और ससुर जो है खाना खा लेते, शराब पी लेते हैं ना, और वो कफन वहीं पड़े पड़े शाम हो जाती है। लास्ट में फिर से दोबारा से चंदा होता है गांव के लोगों से और उसको लास्ट आखिरी रस्म पेश करते हैं। उन लोगों को जिनको 5 रुपए दे के भेजा गया वो तो
अपनी धुंध में पड़े हुए हैं, है ना। तो लास्ट में आपको घेशु और माधो से एक तरह की नफरत पैदा हो जाएगी कि पूरी उम्र जिसने इतनी मेहनत करके उन लोगों को खिलाया और उन्हीं लोगों ने उनको उनकी कफन के पैसे से भी खाना खाने और अपनी मौज मस्ती में मशगूल हो गए, है ना। तो प्रेमचंद ने तस्वीर के दोनों रुखों को सामने लाकर हमें वज़ाही तौर पर किरदार की खलसियत से आशना किया। इस अफ़साने में कुल 3 किरदार हैं, एक घेशु, माधो और उसकी बीवी, माधो की बीवी बुधिया है। कफन में कहानी को उसकी तमाम जज़ियात के साथ पेश करने की कोशिश की गई है। एक तरफ किरदार जहां अपने अमल और गुफ्तार से अपनी शख्सियत से मुतारिफ करवाता है, तो दूसरी तरफ प्रेमचंद हमें ऐसी समाज से मुतारिफ कराते हैं जिसमें घेशु और माधो जैसे लोग अपनी मज़मूम आदतों के साथ मुतमईन हैं। उसी वक्त हम किसी हद तक उनकी गैर इंसानी रवैयों का सामना करने के लिए खुद को आमेदा करना शुरू कर देते हैं, जिससे कहानी में हमारा साबका होता है। घेशु का एक दिन काम करना और 3 दिन आराम करना, माधो का जितनी देर मेहनत करना उतनी चिलम पीने में वक्त ज़ाय करना, कर्ज से लदे होने के बावजूद इत्मीनान से रहना और लोगों की गालियाँ खाकर भी खुश रहना, ये सब ऐसी बातें हैं जो रवाई हमें बताता है और उनकी नफ्सियात को समझते हुए उन दोनों से किसी भी तरह की बेहसी के मुज़ाहरे की तौक़ी बेजाए तौर पर की जा सकती है ना। तो ये प्रेमचंद की अफ़साना कफ़न है जिसका आप तनकीदी जायज़ा मैंने बताई हूँ। आप अगर और भी डिटेल से एक-एक किरदार को अगर आपको जानना है तो आपको किताब रीड करना है। किताब में हर एक किरदार के सिलसिले में भी दिया हुआ कि किरदार किस तरह की उसको पेश किया गया है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये सोर्स है कि अफ़साना जो कफ़न है प्रेमचंद ने 3 हिस्सों में तक़सीम किया, इसको आपको याद रखना है। अफ़साना कफ़न में 3 किरदार है। पहला घेशु जिसकी उम्र 60 साल की है और माधो का बाप है। माधो जो एक नौजवान किरदार है इस अफ़साने के, और बुधिया उसकी बीवी है। लास्ट किरदार है बुधिया, इस अफ़साने की तीसरी और सबसे अहम किरदार है जो माधो की बीवी है, जिसकी मौत दर्ज ज़ाह की तकलीफ़ में हो जाती है और उसी के ऊपर ये पूरी अफ़सानी घूमती है ना। तो ये अफ़साना कफ़न का एक मुख्तसर सा खुलासा है जो आप लोगों को याद रखनी है। काफ़ी आसान है, काफ़ी याद रह जाने वाली अफ़साने हैं। एक मर्तबा रीड करने, ये एक मर्तबा सुन लेने से दिमाग में ये चीज़ बैठ जाएगी, आपको याद रह जाएगी। तो मेरे ख़्याल से आप लोग एक बार रीड कर लीजिए या फिर एक बार वीडियो को सुन लीजिए और जो आपने सुना, जो आपने पढ़ा, उसको आपकी लाइन में, आपकी लैंग्वेज में उसको लिखने की कोशिश करें। देखिए कितनी हद तक आप लिख पा रहे हैं। तो क्यों ना कि एग्ज़ाम के दौरान किताबी लैंग्वेज तो ज़्यादातर याद नहीं रहते। काफ़ी लोगों को किताबी लैंग्वेज याद रहती है, काफ़ी को नहीं रहती है। तो जिन लोगों को नहीं रहती है उन लोगों के लिए यही है कि आपने एक बार रीड कर लिया या एक बार सुन लिया, उसके बाद आप उसको लिखने की कोशिश करिए। देखिए आप किस हद तक उस स्टोरी को सही ढंग से लिख पा रहे हैं।